साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए जीएस पोर्शन के लिए टेस्ट देख रहे हैं। एक प्रकार से यह आपके लिए आंसर राइटिंग टाइप का है और यह जो हम लोग प्रश्न ले रहे हैं यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है जीएस के लिए, उसी में से हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो में 5 प्रश्नों को लेंगे। और ये जो प्रश्न हैं आपके जीएस पेपर 2 से, जो उसका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है, तो उस सब्जेक्ट से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित है। और ये प्रश्न जो है आपके अन्य राज्य स्तरीय जो मुख्य परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वह है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए। तो देखिए, इससे तो आपका एक आंसर राइटिंग होगा, साथ ही साथ आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो भी तैयार होता चलेगा। और आप इसका पीडीएफ कहाँ से पा सकते हैं इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो प्रश्न को आप एक बार ध्यान से पढ़िए कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब हमें विशेषाधिकारों की बात करनी है और साथ ही उसके महत्व की भी चर्चा करनी है। तो इसमें देखिए, इसमें जो अप्रोच आपको अपनाना है वो बताया गया है कि इसमें आपके 4 पोर्शन है। पहला, संसदीय विशेषाधिकारों का संक्षिप्त परिचय देना है। फिर संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त सामूहिक विशेषाधिकारों का उल्लेख करना है, सदन को जो प्राप्त है। दूसरा, सदन के सदस्यों को प्राप्त व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का उल्लेख करना है और इसके बाद इन विशेषाधिकारों का महत्व क्या है उस महत्व को बताना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके उत्तर को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं इसको बताएंगे। संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और उसके प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त अधिकारों एवं उन्मुक्तियों का समुच्चय होते हैं। इन विशेषाधिकारों के बिना वे अपने कृत्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तथा साथ ही ये विशेषाधिकार अन्य निकायों या व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों पर अधिरोहित होते हैं। मतलब इनके अधिकार जो है उनसे ऊपर होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद को संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अभी तक इस प्रकार कोई भी कानून पारित नहीं किया गया है जहां पे ये संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया गया हो। और संविधान के लागू होने से पूर्व से सदन सदस्यों और इसकी समितियों को उपलब्ध इन विशेषाधिकारों का अनुपालन वर्तमान में भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले सदन के सामूहिक विशेषाधिकार क्या है। तो देखिए, पहला, इसे अपने वाद विवाद जो डिबेट होती है संसद में, तो इसे अपने वाद विवाद और कार्यवाही को, जो कार्रवाई चलती है, को प्रकाशित करने तथा अन्य के द्वारा इन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देने का अधिकार है। हालांकि प्रेस द्वारा संसदीय कार्यवाही की यथार्थ ट्रू रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है। दूसरा, संसदीय कार्यवाही में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करने और गुप्त बैठकें आयोजित करने का भी अधिकार सदन को है। सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने तथा संसद के अंदर उत्पन्न होने वाले मामलों का समाधान करने का अधिकार भी है। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें है, पहला, संसद अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। दूसरा, सदन के परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, चाहे वो सदन का हो या बाहरी व्यक्ति हो, बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई, चाहे वो सिविल का मामला हो या आपराधिक मामला हो, की जा सकती है। तीसरा, न्यायालयों को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्रवाई में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। मतलब वो कार्रवाई के संबंध पूछताछ नहीं कर सकते हैं। चौथा, सदन को अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषसिद्धि, कारावास और मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। पांचवा, यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर भर्त्सना कर सकती है, उन्हें चेतावनी दे सकती है या कारावास द्वारा दंडित कर सकती है। सदस्यों के मामले में क्या कर सकती है? बर्खास्त कर सकती है और उनका निष्कासन कर सकती है। अब बात करते हैं सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार की। तो देखिए, उन्हें अर्थात सदस्यों को संसद या उसकी समितियों में उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य या मत के लिए वाक की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मतलब वो अपनी बात, किसी भी तरह की बात वहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा,
संसद के सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान कार्रवाई प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। यहाँ ध्यान रखिए, सिविल मामलों में है, फौजदारी मामलों में नहीं है। अगला पॉइंट, उन्हें अर्थात सदस्यों को संसद सत्र के दौरान किसी न्यायालय में लंबित मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने या साक्षी बनने से स्वतंत्रता प्राप्त है। अब ये जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, इस विशेषाधिकार को महत्व क्या है? तो पहला है, ये सदस्यों को सदन में बिना किसी भय के स्वेच्छा से अपने विचार प्रस्तुत करने और अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चर्चा को सक्षम बनाते हैं। दूसरा, ये चर्चा को अनुचित तरीके से प्रस्तुत करने या कार्रवाइयों के समय से पूर्व प्रकाशन को रोकते हैं। बिना इनके अनुमति के किसी भी चीज़ का प्रकाशन नहीं हो सकता है। सदन के भीतर कहे या दिए गए किसी वक्तव्य के संबंध में विधिक न्यायालय में उस कार्रवाई से उन्मुक्त की स्वाभाविक परिणति जो है वो आंतरिक स्वायत्तता के रूप में होती है। चौथा पॉइंट, ये सदस्यों के संसदीय कर्तव्यों जैसे कि गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान करके तो संसदीय कर्तव्यों के अनुपालन को बाधित होने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सुनिश्चित करते हैं, ये जो विशेषाधिकार हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन में एक सदस्य की उपस्थिति को किसी मामले में उसके जूरी या साक्षी बनने जैसे अन्य सभी दायित्वों पर वरीयता प्रदान की जाएगी। मतलब उसकी प्राथमिकता क्या है? उसकी प्राथमिकता जो है सदन में अपनी उपस्थिति बनाए रखना है। इस प्रकार ये विशेषाधिकार दोनों सदनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सदस्यों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हैं तथा संसदीय सदस्यों के लिए उनके संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायक होते हैं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए। अब इसके लिए आपको अप्रोच क्या अपनाना है? तो पहले वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति और इसकी संरचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक, इसके बाद संविधान में उल्लिखित इसके प्रमुख कार्यों पर चर्चा करनी है, कार्यों का विवरण देना है और फिर संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले इसकी संवैधानिक स्थिति और इसकी संरचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, ध्यान रखिए संवैधानिक निकाय, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसे भारत के संघीय ढांचे में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को समाप्त करने हेतु केंद्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण और राज्यों के मध्य इसके वितरण को सक्षम बनाने का कार्य सौंपा गया है। देखिए, कुछ की पॉइंट होते हैं, उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्तर जो है ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, इसे भारत के संघीय ढांचे में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को समाप्त करने हेतु। अब वित्त आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि संविधान द्वारा संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, परंतु इनके सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया क्या होगी इसको निर्धारित करने का काम संसद का है। तदनुसार अध्यक्ष को, जो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं, इनकी योग्यता की बात करें, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए तथा अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास ये योग्यता होगी। पहला एक सदस्य होगा वो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। अब बात करते हैं वित्त आयोग के कार्य की। जैसा कि अनुच्छेद 283 में उल्लिखित है, वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा की जाती है। किस किस के बारे में? तो यहाँ देखिए, पहला, संघ और राज्यों के मध्य करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण और राज्यों के मध्य प्राप्तियों का आवंटन। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व संबंधी सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत किन सिद्धांतों के तहत दिया जाएगा वो। तीसरा, राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। तो ये मुख्यतः 4 कार्य हैं। देखिए, अतः वित्त आयोग वित्तीय संघवाद को, यहाँ निष्कर्ष आप बताएंगे, अतः वित्त आयोग वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक
महत्वपूर्ण संस्थान है। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। हालिया वित्त आयोग डॉक्टर एन के सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठित किया गया था। यहाँ पे 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, उद्देशिका प्रिम्बल जो है संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए। इसको व्याख्या करना है, साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट किया जा सकता है उस पर हमें टिप्पणी करना है। तो देखिए इसमें अप्रोच क्या आपको अपनाना है। पहला, उद्देशिका के महत्व का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, महत्व का। दूसरा, व्याख्या कीजिए कि उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को किस प्रकार अभिव्यक्त करती है, तो उनको बताना है, उन पॉइंट्स को। तीसरा, उद्देशिका की संशोधनीयता जो इसमें अमेंडमेंट हो सकता है उस पर हमें टिप्पणी करना है कि किस प्रकार से इस पर अमेंडमेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इसके महत्व की बात करें तो उद्देशिका जो है संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो प्राधिकार के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्यों और संविधान के अंगीकरण की तिथि को अभिव्यक्त करती है। तो ये 4 पॉइंट होने चाहिए। देखिए, प्राधिकार के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्यों और संविधान के अंगीकरण की तिथि। इसमें मूलभूत दर्शन और मौलिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया गया है तथा इसमें संविधान सभा के महानतम और आदर्शवादी दृष्टिकोण निहित हैं। उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह दर्शाती है कि इसके निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये इस तरह के पॉइंट आपको इस्तेमाल करने चाहिए। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर के आधार पर एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य को साकार करना था। उद्देश्य का संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित समान उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, जैसे कि न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो देखिए, न्याय कैसे, मूल अधिकारों और नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान शामिल हैं जिसका उद्देश्य असमानताओं का उन्मूलन, भेदभाव की समाप्ति और सभी के लिए समान अधिकारों को सुरक्षित करना है। दूसरा, स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अनुच्छेद 25 से 28 अल्पसंख्यकों सहित सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समता का, तो 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। यह निम्नलिखित अनुच्छेदों में परिलक्षित नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता को बढ़ावा देता है। कौन कौन से? पहला, अनुच्छेद 14 से 18 में समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव तथा बिना किसी भेदभाव के सभी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 जीविका के पर्याप्त साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 325 और 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, साथ ही बिना किसी भेदभाव के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान करते हैं। अगला, बंधुता की बात करें तो सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के संबंध में। देखिए, एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से बंधुता की भावना को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, भारत के सभी लोगों में सौहार्द और भ्रातृत्व भावना को विकसित करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। देखिए, ये सारी बातें आपको इनका कंक्लूजन एक सार रूप में उद्देशिका में लिखा गया है। ठीक है, चूंकि उद्देशिका, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके संशोधन के संबंध में, इसमें जो अमेंडमेंट किया जा सकता है। चूंकि उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है, इसलिए इसमें संशोधन करने के संबंध में भी प्रश्न उठाए गए हैं। इस प्रश्न का समाधान केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और इसे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अधीन अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधित किया जा सकता है। इसके पूर्व बेरुवारी संघवाद 1960 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं और इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब तक उद्देशिका को केवल एक बार 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से उद्देशिका में 3 शब्दों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। समनुसंगिता, सबसिडियरिटी के सिद्धांत व इसके महत्व की व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, पहले हमें
समनुषंगिता के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करते हुए अपना उत्तर आरंभ करना है कि ये होता क्या है। फिर जवाबदेहिता के साथ साथ लोकतंत्र एवं प्रशासन की प्रभावशीलता एवं दक्षता के लिए इसके महत्व को संक्षेप में समझाना है। फिर तीसरा पॉइंट चर्चा करना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है समनुषंगिता के सिद्धांत को। देखिए, समनुषंगिता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सबसिडियरिटी से आशय है कि एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उन कार्यों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें निचले या स्थानीय स्तर पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, बल्कि उस प्राधिकरण द्वारा इन्हें जो निचले या स्थानीय स्तर पर चीज़ें हैं या तंत्र हैं, इन्हें समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए और समस्त समुदाय की गतिविधियों के साथ अपनी गतिविधियों के समन्वय हेतु सहायता प्रदान करना चाहिए। देखिए, यह निर्णयन में नागरिकों की घनिष्ठ रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जो समनुषंगिता का सिद्धांत है, यह निर्णयन में नागरिकों की घनिष्ठ रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करता है और इस तथ्य की निरंतर जांच की जाती है कि सामुदायिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में न्यायोचित है या नहीं। अब इस सिद्धांत के महत्व के बारे में बात करें, ठीक है, तो पहला है व्यापक लोकतांत्रिक सहभागिता के संदर्भ में। देखिए, समनुषंगिता लोकतांत्रिक प्रणाली को उसकी पूर्ण वैधता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है और स्थानीय समुदायों द्वारा कार्यक्रमों के अधिक स्वामित्व के साथ साथ स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। मतलब यह लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है स्थानीय स्तर तक लाने का कार्य करती है। दूसरा, बेहतर प्रशासनिक और आर्थिक दक्षता। देखिए, लोगों को अपने क्षेत्रों में विद्यमान समस्याओं का बेहतर ज्ञान होता है, उनके पास इस बात की बेहतर समझ होती है कि धन का व्यय कहाँ किया जाए और कार्यों को किस प्रकार अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जाए। मतलब यहाँ पे जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच यदि अपनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच को नहीं अपनाना है। देखिए, तीसरा पॉइंट उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण। किसी विशेष स्तर के लिए कुछ भी बेहतर कार्रवाई की जानी है उसे उसी स्तर पर ही अपनाया जाना चाहिए, ना कि उच्च स्तरों से। मतलब कि आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं लाना है, यहाँ पे आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच पे चलना है। यह विभिन्न स्तरों पर निष्पादित होने वाले कार्यों हेतु तर्कसंगत और यथार्थवादी विश्लेषण को अनिवार्य बनाता है और इस प्रकार उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होता है। अगला पॉइंट है बेहतर निर्णय और नीति निर्माण के संबंध में। एक बार जब निर्णय निर्माण और इसके परिणामों को स्थानीय स्तर पर पूर्णतः संयोजित कर दिया जाता है तो लोगों द्वारा बेहतर तरीके से शासन के माध्यम से कठोर कार्रवाइयों को अपनाने की आवश्यकता का समर्थन किया जाता है। साथ ही यह ऐसी नीति निर्माण में भी सहायता करता है जिस पर सभी हितधारकों की सहमति हो। समनुषंगिता का सिद्धांत विशेषता बृहद भौगोलिक विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों की विविध आवश्यकताओं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो ऐसी विविध आवश्यकताओं के कारण भारत के लिए प्रासंगिक होता जा रहा है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 निम्नलिखित के माध्यम से समनुषंगिता के सिद्धांत की विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पहला, ग्रामीण आवास, निर्धनता उन्मूलन, पेयजल आदि जैसे 29 कार्यात्मक मदों जो कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं ग्राम पंचायत के कार्यों में के प्रबंधन हेतु पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर व्यापक शक्ति हस्तांतरित करना। दूसरा, ग्राम सभा क्या होता है, यहाँ ध्यान रखिए, गाँव के सभी मतदाता जिसके सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की स्थापना के माध्यम से समुदाय की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना तथा पंचायत जो होती है ग्राम सभा की समग्र निगरानी में कार्य करती है। ये सभी आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया है। निधि कहाँ से आती है? राज्य वित्त आयोग के माध्यम से। तो निधि कार्यों और कार्रवाइयों के प्रभावी हस्तांतरण हेतु प्रबंधन करना। तथा अगला पॉइंट है, यह राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के माध्यम से, जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया गया है, इसकी स्थापना के माध्यम से स्थानीय कार्रवाई निकायों के लिए नियमित रूप से चुनाव के आयोजन को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है। साथ ही पंचायतों के चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा के माध्यम से ही इन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसके बेहतर उदाहरण हैं, जो यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से समनुषंगिता सिद्धांत की विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है।
स्थानीय शासन का पूर्ण रूप से लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए। अब 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रश्न में जो अप्रोच है क्या अपनाना है? पहला, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इस अवधारणा को संक्षेप में बताना है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करनी है। तीसरा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालना। तो ये 3 कार्य करने हैं इसमें। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा की। देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम है और इसे न्याय प्रणाली की रक्षा के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और निष्ठा बनी रहे। एक स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका और लोकप्रिय मतों के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त होती है। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है। तो पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका विधि के शासन को बनाए रखती है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अपरिहार्य है। तीसरा, यह एक प्रहरी वॉचडॉग के रूप में कार्य करती है और इसके द्वारा यह जांच की जाती है कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, यह केंद्र और राज्यों या राज्यों के मध्य के अंतर विवादों का समाधान करके संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। चौथा पॉइंट, अंतिम व्याख्याकार इंटरप्रेटर की और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के समान न्याय प्रदान करती है। देखिए, अब बात करते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यकाल की सुरक्षा, जो जजेज होते हैं उनके कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनसे परामर्श करना आवश्यक होता है। तीसरा, सेवा की शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संविधान द्वारा नियत किए गए हैं और ये भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विस्तार कर सकती है, किंतु उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति को कम नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 138 में ऐसा प्रावधान किया गया है। 5वां पॉइंट, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 यह निर्देश देता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जाएंगे। छठा, न्यायाधीशों के आचरण पर विधानमंडल में कोई बहस नहीं होगी। अनुच्छेद 121 के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में ना तो संसद और ना ही राज्य विधानमंडल में कोई बहस की जा सकती है। 7वां, अवमानना पर दंड देने की शक्ति। देखिए, उच्चतम न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय, तो किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 129 के तहत। सेवानिवृत्ति के बाद 8वां पॉइंट है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। तो देखिए, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकार के समक्ष वकालत और कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, भारत जैसे देश के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित करने और देश के सभी नागरिकों हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा। यदि आपको ये प्रश्न PDF रूप में चाहिए तो आप गूगल पे जा करके विजन IAS मेंस टेस्ट सीरीज 2020 वाला भी देखिएगा। 2020 का टेस्ट नंबर 1 आप देखेंगे तो टेस्ट नंबर 1 आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको चाहिए वहाँ से आप गूगल में इसको डाल करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।